दरख्वास्त करता हूँ जनाब खालिद साहब से कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात का इजहार फरमाएं। जनाब खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको आज़ादी की मुबारकबाद। और देश को आज़ाद हुए आज काफ़ी वक्त हो गया। अभी हमारी छोटी बहन और भाइयों ने सब ने आज़ादी पर बात करी। आज मैं नहीं करूँगा आपके सामने, कुछ पॉइंट्स रखूँगा सिर्फ। जैसे भी छोटी बहन ने और एक भाई थे, फिर इंग्लिश में स्पीच हुई, तो सब लोगों ने 1857 के गदर की बात करी और आज़ादी की बात करी। 1857 के गदर में हमने पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसकी लीड किया था बहादुर शाह जफर ने। लेकिन आपको ये बात मालूम है, वो लड़ाई हम हार चुके थे। देश गुलाम हुआ था 1757 में, 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद। 90 साल बाद हमें मालूम हुआ कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं। फिर हमने 10 साल आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 1857 में आकर हमने देखा कि हम लोग लड़ाई हार भी चुके हैं। लेकिन ये लड़ाई हम हारे क्यों? सवाल इस बात का है कि हमने आज़ादी के गीत गाए, आज़ादी की बातें बताई, आज़ादी के बारे में बताया कि लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन सवाल इस बात का भी होना चाहिए कि 1857 की लड़ाई को हम हारे क्यों? तो मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा, इस लड़ाई को हारने की वजह क्या थी। 1857 के गदर के वक्त दिल्ली के अंदर एक शख्स रहता था, नौजवान शख्स था। 17 अक्टूबर 1817 में उसकी दिल्ली के अंदर पैदाइश हुई थी और उस वक्त में वो दिल्ली के अंदर एक जज के ओहदे पर भी था। उस शख्स ने एक किताब लिखी 1857 के गदर के बाद, जिस किताब का नाम था असबाब बगावत हिंद, और उस शख्स का नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद खान ने जब 1857 की किताब लिखी, असबाब बगावत हिंद के बारे में लिखा, और उसमें यह बताया कि उसको इस लड़ाई को हारने की वजह यह थी कि हमारे पास में अच्छी तालीम नहीं थी। अब आप ये कहेंगे सर लड़ाई का मतलब तालीम से क्या है? तो लड़ाई का जो होती है वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई होती है। और उस वक्त में अंग्रेज़ों के पास में तोप थी, हमारे पास तलवार थी। अंग्रेज़ तोप लेके आते थे, हम तलवार लेके आते थे। अंग्रेज़ अपना जब कोई खत भेजते थे तो वो टेलीफोन करके भेजते थे। उस वक्त में टेलीफोन आ चुका था। हमारे कबूतर या घोड़े अपने खतों को लेके जाया करते थे। इसी के साथ साथ हमारा जो सफ़र होता था वो घोड़ों पे होता था और अंग्रेज़ों का सफ़र रेल में हुआ करता था। तो वो हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे थे। हमारी तादाद भरी ज़्यादा थी, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी की कमी थी, और इसी टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम लोग लड़ाई हार गए। और टेक्नोलॉजी आती है बच्चों एजुकेशन से। और उसी वक्त सर सैयद ने सोच लिया कि हम लोग ऐसा तालीम इदारा कायम करेंगे जहाँ पर हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखा सकें। संग उछाला था कि मौजों का तमाशा देखें, संग उछाला था कि मौजों का तमाशा देखें, क्या खबर थी कि समंदर ही उछल जाएगा। शाहजहानाबाद के मलबे से मुसलमानों के जख्मी मुस्तकबिल को लिए अपने हाथों में मुसलमानों के जख्मी मुस्तकबिल को लिए सर सैयद ने अलीगढ़ के अंदर एक ऐसे नज़रिए की बुनियाद रखी कि जहाँ पर मुसलमानों के गिरते हुए मुस्तकबिल को सर सैयद ने गुरूब होने से बचा लिया। बेटा तालीम की बड़ी अहमियत है। जिस वक्त में सर सैयद ने तालीम इदारा कायम किया था, उस वक्त में हिंदुस्तानी मुसलमान अंग्रेज़ी पढ़ने को हराम समझा करते थे और ये कहते थे कि अंग्रेज़ी पढ़ना हराम है। खुद हिंदुस्तानी मुसलमान ये कहा करते थे कि अगर हमने अंग्रेज़ी पढ़ी तो कहीं ना कहीं हम अंग्रेज़ों के कायल हो जाएंगे और अंग्रेज़ों के फेवर में आ जाएंगे। लेकिन सर सैयद ने कहा कि अंग्रेज़ों की मुखालफत करना अलग है और अंग्रेज़ी पढ़ना अलग है। जब तक हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ों का मुकाबला कैसे करेंगे? एक शख्स थे अकबर इलाहाबादी, उन्होंने तो सर सैयद के बारे में ये तक कह दिया कि सर सैयद अगर बच्चों का कत्ल कर दिए होते तो हो सकता है अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता। सर सैयद बच्चों का कत्ल कर दिए होते तो हो सकता है अल्लाह उन्हें माफ़ कर देता, लेकिन सर सैयद बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। तो बेटा जब भी कोई शख्स अच्छा काम करता है तो उस पर तोहमतें लगती हैं। फुरकान साहब ने जब यहाँ पर इदारा कायम किया था तो इन पर भी तोहमतें लगी होंगी और इन पर आज भी लगती होंगी, लेकिन इनके विज़न को और इनके मिशन को वही समझ सकता है जो इनको जानता होगा। उसी तरीके से सर सैयद अहमद खान के विज़न और मिशन को वही लोग जानते थे जो सर सैयद के करीबी थे, चाहे वो मोहसिन मुल्क हो चाहे वकारुल मुल्क हो। जिस तरीके से आज आपका मदरसा तो काफ़ी बड़ा है, सर सैयद ने पहासू हाउस के पास तस्वीर महल जो मौजूद है, वहाँ पर एक छोटे से कमरे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी।
और उस इदारे से पढ़ने लिखने वाले लोग, जैसा कि बच्ची ने नाम लिया, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़कर देगी। अगर सही इदारा कायम नहीं करते तो क्या हम आज़ादी लेना मुकम्मल हो सकता था? क्या आज़ादी हमें मिल सकती थी? तो बेटा इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी की है इस दुनिया के अंदर तो वो तालीम की है। तालीम वो चीज़ है जो हमें आज़ादी दिलाती है। और हम मुसलमान हैं, और जब कुरान नाज़िल किया गया तो सबसे पहला लफ्ज़ इक़रा आया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहला वर्ड इक़रा आया कि जिस कौम की शुरुआत इक़रा से हुई हो, और आज वही लोग तालीम में सबसे ज़्यादा पीछे। जिस कौम के लिए कहा गया हो कि तालीम के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, और आज वही हम लोग अलीगढ़, हाथरस से निकलने की जगह अलीगढ़ नहीं जा सकते। आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज़्यादा पीछे। हिंदुस्तान की सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें साफ साफ कह दिया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालात तालीम के मामले में दलितों से भी बदतर है। और हम ये कहते हैं कि फला सरकार आ गई या फला सरकार आ गई, या उन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया। इस बर्बादी के जिम्मेदार भी हम खुद लोग हैं, कोई दूसरा और तीसरा नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझिएगा। आप एक चीज़ देखिए कि वो कौम जो हिंदुस्तान के ऊपर 600 साल हुकूमत करी, चंद लोग, चाहे वो सैयद डायनेस्टी के लोग हों, चाहे खिलजी लोग हों, चाहे तुगलक लोग हों, चाहे मुग़ल लोग हों, 600 साल उन्होंने हुकूमत की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी थी। अक्सर हमारे मदरसों में हमने देखा गया कि सिर्फ दीनी तालीम हमें दी गई, दुनियावी तालीम से अलग रखा गया। लेकिन फुरकान साहब का जो कॉलेज है, स्कूल है, मदरसा कहें, स्कूल कहें या जामिया कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जो तालीम मैंने देखी, जो बच्चे अभी इंग्लिश में स्पीच देख गए, बाकायदा बहुत अच्छी, मतलब दिल खुश हो गया कि मतलब इस तरह की तालीम यहाँ पर दी जा रही है। जैसे बच्ची ने कहा कि वो 8th क्लास की स्टैंडर्ड की लड़की है, इस तरह की स्पीच अलीगढ़ के अंदर 12th क्लास की बच्ची नहीं दे सकती। मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूँ कि अलीगढ़ के कॉन्वेंट स्कूल की बच्ची नहीं दे सकती तालीम इस तरह की स्पीच जैसे बच्ची दे के गई है 12th क्लास की। भले बिल्डिंग कमजोर है, वो क्लासरूम हमारे पास में नहीं है, सीट हमारे पास में नहीं है, लेकिन विजन हमारा मजबूत है, तभी तो वो बच्ची स्पीच दे के गई इंग्लिश में। तो सबसे पहले बच्चों हमें ध्यान रखना है कि भले ही आधी रोटी हम खाएंगे, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। मैं इस पन से ऐलान करता हूं कि फुरकान साहब ने मुझे बुलाया, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड देखा, काफ़ी अच्छा लगा। मैं सर सैयद नगर में अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, जहाँ पर 6 से लेकर लॉ, BLLB, MBA, BSc के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। तो जो बच्चा भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से यहाँ, मतलब महबूब पब्लिक स्कूल से जो भी बच्चा हमारे यहाँ पर आएगा, उसके लिए मैं 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 100% स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। वो हमारे यहाँ पर आए और फ्री में तालीम हासिल करे, उससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। और अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मानू हैदराबाद, हमारे अल्लाह का शुक्र है सारी जगह पर ताल्लुकात हैं। मेरे दोस्त मानू के सदर भी रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सदर भी रहे हैं, जामिया के भी सदर हैं। अगर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किसी को भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएं, हम आपके लिए शान व शाना खड़े हुए हैं। अगर आप आधी रात कॉल करेंगे तो आधी रात के लिए तैयार हैं। तो ये मालूम होना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको फ्री में पढ़ाती है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आपको फ्री में पढ़ाती है। थोड़ी सी फीस लेते हैं, लेकिन आपको स्कॉलरशिप वहाँ के ऑलवेज देते हैं, जहाँ पर आप अपनी फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं। आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं। बस आपको मेहनत है वहाँ के टेस्ट क्वालिफाई करने की, और टेस्ट क्वालिफाई करने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। इवन मेरे यहाँ पर यह है कि 50 जो बच्चा BA की तैयारी करेगा उसको हम सही गाइडेंस करेंगे, लॉ की तैयारी करेगा सही गाइडेंस करेंगे। एक और बात मैं आपसे कहूँ, लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि आपको लॉ करना ही बहुत ज़रूरी है। आज की जो सिचुएशन है, जिस तरह की कंडीशन है, उसमें लॉ की बड़ी अहमियत है। डॉक्टर बनने के बाद में आप लोगों की 1 आदमी का इलाज कर देंगे, 2 आदमी का इलाज कर देंगे, 3 आदमी का इलाज कर देंगे। 365 दिन के अंदर आप, मैं मानता हूं कि 3000 लोगों का इलाज कर देंगे। लेकिन अगर आप लॉ में मजबूत हैं, अगर आप कानून की तालीम में मजबूत हैं, तो 1.25 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों का आप इलाज कर सकते हैं। इलाज का मतलब, मेरा मतलब यह है कि आप, उन्हें कोई प्रॉब्लम आती है,
केसेस से रिलेटेड, उन्हें झूठे केसेस में कोई मामला होता है या किसी भी तरह से कोई मामला होता है, तो आप उसके लिए हमेशा खड़े हुए हैं। आपको ये मालूम है किस जगह पर कौन सी चीज़ होगी। तो हमारे यहाँ पर खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी में कह दिया गया कि लॉ पढ़ना गलत है, लॉ से बच्चा हराम की दौलत कमाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, जबकि ये सारी चीज़ गलत है। लॉ हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। लॉ वो चीज़ है कि जो बड़े से बड़े आदमी को कचहरी में लाके खड़ा कर सकता है, बड़े से बड़े आदमी को। तो मेरी अपनी राय ये रहेगी कि आप लॉ भी करें, आप डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, टीचर्स भी बने, लेकिन साथ के साथ मैं मानता हूं कि आप लॉ भी करें, BLLB भी करें, ताकि आप जुडिशरी की तैयारी करें, जज की भी तैयारी करें। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई ताकतवर है, मैं बहुत खुले लफ्ज़ों में कहूँगा, तो वो लॉ का प्रोफेशन है। BLLB सबसे ज़्यादा मजबूत लोग हैं, BLLB करने वाले सबसे मजबूत लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सबसे ज़्यादा मजबूत लोग हैं। उनके सामने ना कोई मंत्री है, ना कोई DM है, ना SSP है। आप कभी जाकर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट, हम लोग जाते रहते हैं, तो वो खुद ये कहते हैं कि SSP बरेली, DIG बरेली, बाहर निकलो। इस तरीके से वो खुले लफ्ज़ यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कानून के साथ खेलते हैं, वो कानून को जानते हैं। आप जुडिशरी करें, जज बने। इस देश के अंदर दो ही प्रोफेशन मजबूत है, या तो जज या वकील। बाकी सबकी इज्जत होती है, ठीक है, लेकिन इनसे मजबूत कोई भी नहीं। और आप गौर करें, इस देश को जिन लोगों ने आजादी दिलाई, वो लोग कौन थे? वो लोग भी वकील। महात्मा गांधी वकील थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सारे के सारे लोग वकील। तो मैं आपसे बात करूंगा कि जो वकील की जो अहमियत होती है, जो आपके लॉयर होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो लोग समाज को बदलते हैं। और समाज को जो बदल सकता है वही असली रहनुमा होता है। कहते हैं ना कि तहजीब देती है ज़िंदगी जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं आती। पढ़ते तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन असल रहनुमा जो होता है वो समाज को बेहतर करता है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रधान कैसे हैं, विधायक कैसे हैं, सांसद कैसे हैं, जिला पंचायत सदस्य कैसे हैं, VDC कैसे हैं। वो ढंग से अपना नाम नहीं लिख रहे, वो गाँव के प्रधान बने हुए हैं। जो ढंग से अपना नाम नहीं लिख सकते, वो गांव के प्रधान बने हुए हैं। और जब गांव के प्रधान बने हुए हैं, वो आपकी पॉलिसीज क्या बताएंगे, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या आती हैं क्या बताएंगे, गरीबों के लिए क्या पॉलिसीज है, एजुकेशन में क्या पॉलिसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या पॉलिसीज है। तो उसके लिए तो पढ़े लिखा होना जरूरी है। तो आप किसी भी फील्ड में जाएं बच्चों, तालीम की बड़ी अहमियत है, चाहे आप कुछ भी करें। बस अपनी बात एक शेर के साथ खत्म करना चाहूँगा कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। अगर देखना ही चाहते हो तुम हमारी उड़ानों को, तो थोड़ा और ऊंचा करो आसमानों को। अल्लाह।